तो आज हम लोग सेंट्रल स्टेट रिलेशन के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, केंद्र राज्य संबंध, जिसके पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसके विधायी संबंध के बारे में। और जैसा कि मैं अगर आपको रिमाइंड कराऊं कि हम लोगों ने 3 प्रकार के संबंध की बात की थी, केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सेंट्रल स्टेट रिलेशन में हम लोगों ने 3 प्रकार के संबंध की बात की थी। सबसे पहला था विधायी संबंध या लेजिस्लेटिव रिलेशन, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में, भाग 11 के अंतर्गत जो दिया गया है। अब दूसरा संबंध है प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। प्रशासनिक संबंध या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन भी भाग 11 में है, पार्ट 11 में ये भी दिया गया है। और तीसरा संबंध है वित्तीय संबंध या फाइनेंशियल रिलेशन, और ये भाग 12 में है। ओके, तो हम लोग अभी फिलहाल पार्ट 1 मैंने जो डिस्कस किया था सेंट्रल स्टेट्स रिलेशन से रिलेटेड, वो था विधायी संबंध के बारे में। यहां पर हम लोगों ने पार्ट 1, अब ये दोनों हम पार्ट 2 के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपने पार्ट 1 में डिस्कस किया और इससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा। अब हम पार्ट 2 में आ रहे हैं और पार्ट 2 के अंतर्गत हम प्रशासनिक और वित्तीय संबंध डिस्कस करेंगे आपसे इसके अंतर्गत। ठीक है, इससे पहले कि हम इनके प्रमुख बिंदुओं पर आए, विधायी संबंध पर थोड़ा सा अगर हम फोकस करें तो लेजिस्लेटिव रिलेशन में आपने देखा था कि अंडर आर्टिकल 246 एंड 7 शेड्यूल के अकॉर्डिंग बहुत सारे मामलों में शक्तियां केंद्र के पास ज्यादा दिखाई पड़ती हैं राज्यों की तुलना में। और अगर हम आगे प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में आते हैं तो यहां भी ऐसा ही कुछ दिखता है। हालांकि वास्तविक रूप से अगर कहा जाए तो इन तीनों संबंधों में राज्य जो है वो सबसे ज्यादा स्वतंत्र और शक्तिशाली कहा जाएगा प्रशासनिक के अंतर्गत। प्रशासनिक संबंधों के मामलों में राज्यों को शक्तियां हैं अधिक, और सबसे बड़ी शक्तियां क्यों अधिक हैं? क्योंकि वो स्वतंत्र है। एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में वो स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए। जैसे यहां पर जब हमने विषयों का बंटवारा किया था तो मैंने आपको बताया था कि पब्लिक ऑर्डर या लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, और लोक व्यवस्था या पब्लिक ऑर्डर का मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो लोक व्यवस्था या पब्लिक ऑर्डर राज्य का विषय माना जाता है, राज्य उसके लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होता है, राज्य को उस संबंध में कानून बनाने का अधिकार होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहां पर उस संबंधों के अंतर्गत जो है राज्य स्वतंत्र हो जाता है। और अगर हम तीनों में तुलना करें तो यहां पर राज्य को कुछ ज्यादा अधिकार दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि तीनों में तुलना इसलिए मैं कह रहा हूं, वित्तीय संबंध में आएंगे तो आप देखेंगे सब कुछ फिर केंद्र के पास चला जाता है, मतलब बहुत कुछ केंद्र के पास है, ज्यादा शक्तिशाली वहां पर होता है। तो अगर ये तीनों में अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा राज्य स्वायत्तता या स्वतंत्रता प्राप्त करता है कौन से संबंध के अंतर्गत, कौन सी शक्तियों के अंतर्गत, तो वो है एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक। ठीक है, तो हम लोग अब 1 by 1 इसको डिस्कस करते हैं। विधायी संबंध हम बच्चों डिस्कस कर चुके हैं, और अब हम प्रशासनिक संबंध या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। आपने देखा प्रशासनिक संबंध या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो है वो संविधान के भाग 11 में है, और आर्टिकल की अगर हम बात करें, अनुच्छेद की, तो 256 से 263 तक, 256 से 263 तक ये आर्टिकल्स जो है वो दिए गए हैं हमारे केंद्र और राज्य से संबंधित। जो प्रशासनिक संबंध है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है,
उससे संबंधित यहां पर आर्टिकल्स दिए गए हैं। प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर 3 आर्टिकल इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। प्रशासनिक संबंधों का निर्धारण करने में वो कौन से 3 आर्टिकल्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो है इसमें क्या ऐसी बात कही गई है। ठीक है, तो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 257। ओके, 257 क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि वो संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधक ना हो। प्रयोग में बाधक ना हो, और इसके लिए संघ जो है वो राज्यों को निर्देश भी दे सकता है। ठीक, तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका एजुकेटिव पावर, क्योंकि ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन किस पर डिपेंड करता है? एजुकेटिव पर, कार्यपालिका पर। विधायिका की बात हम कर चुके हैं। राज्य की कार्यपालिका, ये मैं सामान्य शब्दों में आपको समझा रहा हूं, शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए, इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह संघ, संघ मतलब केंद्र, संघ की कार्यपालिका, एजुकेटिव या कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधक ना हो, बाधक ना हो। ठीक है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह संघ की कार्यपालिका या यूनियन एजुकेटिव या केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधक ना हो। ठीक है, इसके लिए अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए केंद्र या संघ राज्यों को निर्देश दे सकता है, राज्यों को डायरेक्शन दे सकता है या निर्देश दे सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम उदाहरण की बात करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे रेल, संचार, कम्युनिकेशन आदि का संरक्षण, प्रोटेक्शन, अगर रेलवे का संचालन हमें करना है, कम्युनिकेशन ये किसका विषय है? केंद्र का विषय है। तो इसका संरक्षण करने के लिए अगर केंद्र कोई निर्देश दे रहा है, राज्य कोई निर्देश दे रहा है, तो वो निर्देश का पालन राज्यों को करना चाहिए, करना होगा। जैसे वर्तमान में अगर हम देखें, प्रेजेंट टाइम हम देखें, तो बार बार केंद्र एडवाइजरी जारी कर रहा है। अगर वर्तमान स्थिति को देखें तो केंद्र के द्वारा जो एडवाइजरी जारी हो रही है, किसके लिए? राज्यों के लिए। राज्यों की तरफ से जो भी काम किया जा रहा है, आप देखिए कि कई मामलों में अभी जो 4 तारीख से लॉकडाउन लॉकडाउन 4 जो अभी 18 से स्टार्ट हुआ है, तो उसमें केंद्र ने निर्देश दिया है और कई मामलों में उसने राज्यों को छूट प्रदान कर दी, जबकि इससे पहले राज्यों को छूट नहीं प्रदान की गई थी, इससे पूर्व नहीं छूट प्रदान की गई थी। और जो भी निर्देश केंद्र के द्वारा दिए जा रहे थे उनका पालन राज्यों को करना था। ये तो हो गई विशेष स्थिति। सामान्य स्थिति में क्या होता है कि जैसे रेलवे का संचालन करना है, संचार व्यवस्था है, केंद्र सरकार के बहुत सारे ऑफिसेज हैं, तो उनके प्रोटेक्शन या संरक्षण से संबंधित बातें हैं, तो वो जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं यहां पर डिपेंड करती हैं। तो ये पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो ये कह रहा है
कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके द्वारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे कि वो सेंट्रल में इंटरफेयर कर रहा हो या उसमें कोई प्रॉब्लम कर रहा हो। ठीक है, मैंने आपसे कहा था 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम अगले आर्टिकल की बात करें तो उस पर आते हैं और उसके अंतर्गत हम यहां पर देखें तो आर्टिकल 258 अनुच्छेद 258, इसमें जो बात कही गई है उस पर आते हैं। तो देखिए 258 जो है और अभी इसके बाद आएगा 258A, इन दोनों की मूल बातें हम आपको बता दें। यहां पर ये संघ जो है या केंद्र जो है वो राज्यों को अपने कार्यों के लिए निर्देश दे सकता है। ठीक है, राज्य सरकार की सहमति से उसे उनके अधिकारियों कर्मचारियों का प्रयोग कर सकता है केंद्र, और इसी प्रकार से अगले अनुच्छेद में राज्य भी ऐसा प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर वहां पर सीधे है कि सीधे केंद्र, एक में केंद्र राज्य की सहमति से राज्य के कर्मचारियों का प्रयोग कर सकता है, यहां पर राज्य केंद्र की सहमति से केंद्र के कर्मचारियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इसका मतलब यहां पर क्या कहा गया, राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से राज्य कर्मचारियों को संघ का कार्य सौंप सकते हैं। यह मैं बहुत सामान्य भाषा में लिख रहा हूं, सौंप सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनगणना, अभी आपने देखा NPR बनाना, ये बनाना, ठीक है, जनगणना हो गया, कोई भी सर्वे हो गया, ठीक है, इलेक्शन या निर्वाचन हो गया, इस तरह की कोई भी प्रक्रिया वो राष्ट्रपति राज्य सरकार के, अब देखिए आप जनगणना जब भी होती है, सेंसस जब भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के सहयोग के बिना नहीं हो सकती। इतने बड़े देश की जनगणना केवल केंद्रीय कर्मचारियों के आधार पर नहीं हो सकती, तो वो जनगणना जो है वो सेंसस इसी आधार पर की जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें रोल होता है हमारे स्टेट गवर्नमेंट के, प्राइमरी टीचर्स को लगाया जाता है, लेखपाल को लगाया जाता है, तमाम ऐसे जो है पदों पर जो लोग होते हैं उनका प्रयोग, कर्मचारियों मतलब यहां पर ऑफिसर्स ऑलरेडी शामिल हैं, उनको यहां पर रखा जाता है। सेम इसी तरह से आर्टिकल 258 ये क्या कहता है, ये कहता है कि राज्यपाल, गवर्नर, केंद्र या राष्ट्रपति की सहमति से या अनुमति से, की सहमति से केंद्र के कर्मचारियों का प्रयोग राज्य के कार्यों के लिए कर सकते हैं। ठीक है, राज्य के कार्यों के लिए कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा उदाहरण है, केंद्रीय सुरक्षा बलों का प्रयोग, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रयोग लोक व्यवस्था के लिए, लोक व्यवस्था के लिए, ठीक है, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रयोग। ठीक, तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल कई जगह आप देखिए मजदूरों का बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा हो जा रहा है, तमाम तरह की लोक व्यवस्था की प्रॉब्लम आ रही है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखने की प्रॉब्लम आ रही है। कई जगह लोग कोरोना के रूल को, कोरोना के जो तमाम तरह के एपिडेमिक एक्ट के तहत
प्रोसीजर या रूल लागू किए गए हैं उनको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में वहां की स्टेट सिक्योरिटी जब चीजों को नहीं संभाल पा रही, लोकल पुलिस नहीं संभाल पा रही, तो स्टेट डिमांड कर रहा है कि हमें सेंट्रल सिक्योरिटी दी जाए, हमें सीआरपीएफ दिया जाए, हमें जो है वो आरएएफ प्रोवाइड किया जाए, रैपिड एक्शन फोर्स प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, किससे डिमांड कर रहा है? सेंट्रल से डिमांड कर रहा है। अब सेंट्रल जो है उस डिमांड को पूरी कर रहा है और उनकी लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उनके पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वहां पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं बच्चों कि प्रशासनिक संबंधों के निर्धारण में सबसे पहले यह कह दिया गया, यह प्रशासनिक संबंध निर्धारित करने के लिए कह दिया गया कि भाई राज्य की कार्यपालिका शक्ति अपना प्रयोग करे, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो इंटरफेयर ना करे। फिर दोनों के बारे में यह आर्टिकल स्पष्ट कर दिया गया कि दोनों आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करेंगे, केंद्र राज्य के और राज्य केंद्र के। ठीक है, ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं तो दोनों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और प्रशासनिक संबंधों में और क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, प्रशासनिक संबंधों के मामले में अगर देखा जाए तो कुछ और निर्देश इन आर्टिकल्स के बीच या इन भाग के बीच दिए गए हैं, उस पर हम आते हैं। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच अगर कोई प्रशासनिक या किसी प्रकार का विवाद हो जाए तो ऑब्वियस ही बात है कि प्रधानता जो है वो किसको दी जाएगी, आप समझ सकते हैं। अगर अब प्रशासनिक संबंधों में एक बात आती है, राज्यों के मध्य विवाद की स्थिति, राज्यों के मध्य कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या विवाद की स्थिति, ठीक है, अगर आती है, ठीक, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला पॉइंट है कि केंद्र का निर्देश प्रभावी होगा, केंद्र का निर्देश प्रभावी होगा, संघ का निर्देश प्रभावी होगा। अब यह तब तक जब तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है, अभी प्रशासनिक दृष्टिकोण से ही मामला देखा जा रहा है, यह तब तक की बात है, क्योंकि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद होगा तो वो अंततः कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है तो ऐसी स्थिति में सीधी सी बात है कि विवाद की स्थिति में केंद्र का निर्देश प्रभावी होगा, पहली चीज। दूसरा, संघ के द्वारा अंडर आर्टिकल 263 अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जा सकता है। अंतरराज्यीय परिषद या इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का भी प्रावधान किया गया है कि इंटर स्टेट काउंसिल या अंतरराज्यीय परिषद का गठन करके, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, केंद्र के द्वारा यह गठित किया जाए और ऐसी विवादों का, ऐसी प्रॉब्लम्स का जो है सलूशन निकाला जाए। ठीक है, तो केंद्र प्रशासनिक निर्देश जारी कर सकता है। दूसरा, विवाद की स्थिति में अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जैसा कि 1990 में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो राज्यों के मध्य विवाद की स्थिति में होगी प्रशासनिक संबंध के अंतर्गत। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट है कि एक और दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद की स्थिति हो सकती है, वो बहुत ज्यादा राज्यों के बीच विवाद का कारण बनती है। नदी जल के बंटवारे को लेकर विवाद, अक्सर आप देखिए केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम स्टेट्स हैं जिनमें नदियां, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर प्रवाहित हो रही हैं, उस जल के प्रयोग को लेकर जो है वो तमाम ऐसे विवाद उत्पन्न होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है हमारे संविधान में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के अंतर्गत ही
ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 262 में, आर्टिकल 262 में, कि इसमें जो है इंटर स्टेट रिजर्व जो रिवर प्रॉब्लम है उसके लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद का निपटारा, इंटर स्टेट वाटर कॉन्फ्लिक्ट जो है, अंतर्राज्यीय जल विवाद जो है, उससे संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इसके संबंध में यह प्रावधान किया गया है कि संसद विधि के द्वारा, बाय लॉ विधि के द्वारा इस संबंध में प्रावधान कर सकती है, प्रावधान कर सकती है। ठीक है, तो इसमें अधिकार किसको मिला है? अगर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जल संबंधी विवाद है तो अंडर आर्टिकल 262 पार्लियामेंट को यह पावर मिली है कि विधि के द्वारा इस प्रकार के संबंधों के तहत कोई ऐसा प्रोविजन कर सकती है। यह पावर पार्लियामेंट को दी गई है। और ये प्रावधान, यहां पर यह भी ध्यान रखना, अगर संसद कोई ऐसा प्रावधान बनाती है तो सभी राज्यों के ऊपर प्रभावी होगा, उन सभी राज्यों को इसे मानना होगा। ठीक है, तो ये विवाद से संबंधित बात आई। ठीक है, प्रभावी होगा बात यहां पर वो आती है। अब इसके बाद जो है कुछ इसके अतिरिक्त, क्योंकि इसमें जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे संबंधों के तहत, मैंने आपको बताया 257, 258, 258A, 262 और 263। ठीक, तो इन आर्टिकल्स के बीच हम देख रहे हैं ये 5 आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 आर्टिकल्स में अब आप देखिए, पहले आर्टिकल में क्या कहा गया कि राज्य अपनी कार्यपालिका का शक्ति इस प्रकार प्रयोग करेगा कि वो केंद्र की शक्ति में बाधक ना हो। केंद्र राज्य के कर्मचारियों का प्रयोग कर सकता है, राज्य केंद्र के कर्मचारियों का प्रयोग कर सकता है। अंतर्राज्यीय जल विवाद है तो उसका निपटारा करने के लिए संसद कानून बना सकती है और वो सभी राज्यों पर प्रभावी होगा। अगर कोई 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद है या नहीं भी है तो अंतर्राज्यीय परिषद या इंटर स्टेट काउंसिल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनाया जा सकता है और विवाद की स्थिति में केंद्र का निर्देश प्रभावी होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स थे। अब केंद्र राज्य संबंध के प्रशासनिक संबंधों में और भी कुछ ऐसे निर्धारक तत्व हैं जो दोनों के प्रशासनिक संबंध को निर्धारित करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को निर्धारित करते हैं। और उसमें सबसे बड़ा निर्धारक तत्व होता है राज्यपाल का पद। अगर यह कहा जाए आपसे कि केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों के निर्धारण में राज्यपाल की क्या भूमिका है, तो राज्यपाल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसका कारण क्यों है? उसका कारण है कि राज्यपाल जो है वो सबसे पहली बात तो यह है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त है। ये दूसरा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ठीक है, तो अब इन दोनों मामलों में यह देखा जा रहा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हमेशा वो रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट है, तो कहीं ना कहीं राज्यपाल का पद जो है वो ऐसा पद है जो केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि राज्यपाल, अगर हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, ऑन द रिकॉर्ड नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, तो राज्यपाल एक प्रकार से
केंद्र के, ये आलोचनात्मक रूप से कहा जाता है कि केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ये ऑफ द रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड आप इसको मेंशन नहीं कर सकते हैं, आलोचनात्मक रूप से भारत में कहा जाता है, क्योंकि नियुक्ति का प्रावधान, उसके रिमूवल का, उसके अपॉइंटमेंट और रिमूवल का जो प्रोविजन है वो कुछ ऐसा है कि वो सदैव हमेशा रिस्पॉन्सिबल है किसके प्रति, केंद्र के या संघ के या राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ऐसे में राज्य सरकार से इसका कोई भी उत्तरदायित्व नहीं रहता है। और प्रशासनिक दृष्टिकोण से, कार्यपालिका के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई ऐसे अवसर आते हैं जब राज्य की जो कार्यपालिका है वो कहीं ना कहीं मजबूर होती है राज्यपाल की बात को मानने के लिए, ठीक है। विधायी संबंधों में भी मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर सकता है, तो ऐसे में राज्य की एक प्रकार से विधायी शक्ति को भी वो सीमित कर देता है। तो उसी तरह से जो राज्यपाल का पद है वो उत्तरदायित्व के मामले में यहां पर दिखाई पड़ता है। और इसीलिए केंद्र राज्य संबंधों का निर्धारण करने के लिए जितने भी आयोग बनाए गए, उनकी जो रिपोर्ट आई उसमें इस चीज को कोड किया गया। इवन सरकारिया आयोग ने जो 1983 में गठित हुआ था, उसके बारे में भी मैंने राज्य सरकार में आपको राज्यपाल के पद में बताया भी था कि 1987 में जब सरकारिया, न्यायमूर्ति सरकारिया आयोग ने रिपोर्ट दी अपनी, तो इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की सलाह ली जानी चाहिए। कहीं ना कहीं राज्यपाल का जो पद है वो केंद्र राज्यों के संबंध के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो राज्य सरकार से उसका जो सामंजस्य है वो हमेशा बना रहना चाहिए। यदि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री और राज्यपाल में सामंजस्य नहीं होगा तो वहां की प्रशासनिक व्यवस्था में समस्याएं आएंगी, क्योंकि जितनी भी नियुक्तियां हैं, जितने भी इस प्रकार के कार्य हैं वो राज्यपाल के पदनाम से हो रहे हैं, राज्यपाल के द्वारा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस तरह की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध, अगर हम कहें प्रशासनिक संबंध के निर्धारण में एक और महत्वपूर्ण तत्व है, वो है ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। ऑल इंडिया सर्विसेज या अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी केंद्र राज्य प्रशासनिक पूरा प्रशासन इनके आधार पर है, चाहे वो आईएएस हो चाहे आईपीएस हो। इनका जो तत्कालिक नियंत्रण है, इनका जो कहें कि वर्तमान जब पद पर रहते हैं तो नियंत्रण जो है वो राज्य सरकार करती है, लेकिन अंतिम रूप से नियंत्रण जो है वो केंद्र के अधीन है। क्यों? क्योंकि इन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को राष्ट्रपति ही उनके पद से बर्खास्त कर सकता है, तो अंतिम रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति बर्खास्तगी करता है, राज्य सरकार निलंबित करती है, राज्य सरकार बर्खास्तगी के लिए केंद्र से रिकमेंड कर सकती है। ये अखिल भारतीय सेवाओं में रहने वाले जो लोग हैं वो केंद्र में भी प्रतिनियुक्ति पर या डेपुटेशन पर जा सकते हैं, केंद्र की अनुमति से दूसरे स्टेट में भी डेपुटेशन पर जा सकते हैं। तो ऐसे में इनके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो, उसका जो प्रयोग होता है उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं उन पर डिपेंड करती है। और वो आईएएस और वो आईएफएस या आईपीएस जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अंतिम रूप से किसके द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं? केंद्र के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। उनकी प्रक्रिया ऐसी है, इवन अगर कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना हो तो राज्यसभा उसके लिए प्रस्ताव पारित करती है और संसद उसका गठन कर सकती है। इस संबंध में राज्य को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया है। तो एक प्रकार से जो ऑल इंडिया सर्विसेज है वो सर्विसेज भी केंद्र राज्य संबंधों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और केंद्र की प्रभावी भूमिका इसके द्वारा दिखाई पड़ती है। इफेक्टिव रोल केंद्र का दिखाई पड़ता है
कई बार ऐसा हुआ है कि राज्यों का राजनीतिक नेतृत्व कमजोर हो गया है, तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज का इफेक्ट और ज्यादा देखने को मिला है। उत्तराखंड में जब श्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार थी तो राजनीतिक नेतृत्व बहुत कमजोर था, ओल्ड एज पर्सन थे, वो बहुत ही कमजोर स्थिति में था। उस समय वहां पर जो सबसे बड़ी भूमिका थी, इसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, तो ये ब्यूरोक्रेसी की भूमिका ज्यादा हो गई थी और सेंट्रल और स्टेट के बीच सब कुछ ये गवर्न कर रहे थे और राजनीतिक नेतृत्व को बिल्कुल किनारे कर दिया गया था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा, क्यों? क्योंकि उनको डर नहीं होता है कि हम अंतिम रूप से तो हम वहां से नियंत्रित हो रहे हैं, तो आप हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये रोल जो है कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है, और स्पेशली जब राजनीतिक दलों का अंतर हो जाता है केंद्र और राज्य में, तो और ज्यादा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये वास्तविक रूप से, व्यवहारिक रूप से अगर हम कहें तो ऑल इंडिया सर्विसेज भी प्रशासनिक संबंधों के निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि प्रशासनिक संबंध जो है, ये तो सामान्य काल की बात हुई। अगर आपातकाल है तो आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान प्रशासनिक संबंध में क्या होगा? आपातकाल कैसा? राष्ट्रीय आपात मुख्य रूप से, और राज्य में आपात या राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड, इमरजेंसी के दौरान अगर हम देखें कि इमरजेंसी जब लागू होती है राज्य में, तो उस ड्यूरेशन में सेंट्रल और स्टेट के बीच प्रशासनिक संबंध क्या होते हैं? सामान्य काल के दौरान सारे अधिकार किसके पास है? राज्य के पास अधिकतर। लेकिन जब ये स्थिति आती है तो इस स्थिति में ये सारी शक्तियां किसके पास चली जाती हैं? केंद्र के पास, स्टेट के पास। उस समय राज्यपाल राज्य की रियल एजुकेटिव के रूप में काम करता है, वास्तविक कार्यपालिका के रूप में काम करता है। वो सिर्फ सलाह के आधार पर नहीं, स्वयं वो शक्तियों को संचालित करता है। ठीक है, तो जब इमरजेंसी पीरियड होगा, कोई भी नेशनल इमरजेंसी लग जाए, प्रेसिडेंट रूल लग जाए, तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आ जाती है। इवन सब कुछ, जितने भी ट्रांसफर, अपॉइंटमेंट, सब कुछ, टर्मिनेशन, सस्पेंशन, सब वहां से गवर्न होता है। ठीक है, स्टेट के पास उस समय कोई पावर नहीं होती। अब उसका एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। अगर प्रेजेंट टाइम देखा जाए, कोरोना प्रभाव के कारण हेल्थ इमरजेंसी है, एक प्रकार की इस तरह की इमरजेंसी तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक इमरजेंसी है। कौन सी इमरजेंसी? स्वास्थ्य आपातकाल, हेल्थ इमरजेंसी। हेल्थ इमरजेंसी में आप देख रहे होंगे कि मार्च, अप्रैल, मई, जो भी सबसे पहले राज्य सरकारें किसके निर्देश का इंतजार कर रही हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस फ्रॉम होम मिनिस्ट्री, फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। आज प्राइम मिनिस्टर क्या निर्देश देने वाले हैं? गृह मंत्रालय से ये एडवाइजरी जारी हुई, स्वास्थ्य मंत्रालय से ये एडवाइजरी जारी हुई। इस एडवाइजरी का पालन सामान्य काल में तो ऐसा नहीं होता ना, सॉरी। ठीक है, तो ये तमाम तरह की एडवाइजरी ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। ये क्या है? ये इमरजेंसी पीरियड है एक प्रकार का। तो ये तो एक अलग प्रोविजन हो गया, बट अभी भी अगर देखा जाए तो ज्यादातर, इवन अभी परसों की बात है कि हमारे इंडिया गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी ने सभी स्टेट गवर्नमेंट के कैबिनेट या चीफ सेक्रेटरी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रात में 9 बजे मीटिंग करी और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस बताई, निर्देश दिया। डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं ऑफिसर्स, डायरेक्ट कम्युनिकेट, डायरेक्ट डीएम या जो भी राज्य के अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको रिपोर्ट करनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारी चीजों को रिपोर्ट करनी है।
तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है? ये एक प्रकार की इमरजेंसी है जिस दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक अलग प्रकार की पावर्स आ गई कि वो इस तरह के डायरेक्शंस राज्यों को जारी करता है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के मामले में माना जाए तो हालांकि तो वो इसके जो भाग 11 का पार्ट तो नहीं है, लेकिन जो है एक आर्टिकल है, आर्टिकल 365, 365। तो ये आर्टिकल ये कहता है कि केंद्र राज्यों को निर्देश जारी कर सकता है, निर्देश के लिए चेतावनी दे सकता है। निर्देश तो बहुत सारे जारी होते हैं ना, चेतावनी दे सकता है, उनको वार्निंग दे सकता है, और यदि इसके तहत उस चेतावनी को भी वो अनसुना कर देते हैं, निर्देश का पालन नहीं करते हैं, तो केंद्र के द्वारा या संघ के द्वारा ये 6-5 पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 5-6। आर्टिकल 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने अगर हम देखें तो केंद्र राज्य संबंध के मामले में जो प्रशासनिक संबंधों के निर्धारण में जो बातें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने डिस्कस करी। अब तीसरा एक संबंध और है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं, और वो है वित्तीय संबंध या फाइनेंशियल रिलेशन। वित्तीय संबंध या फाइनेंशियल रिलेशन, आपने देखा था ये संविधान के किस भाग में है? भाग 12, आर्टिकल 264 टू 293, 264 से 293 वित्तीय संबंध या फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। ठीक है, तो अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल रिलेशन या वित्तीय संबंध, और इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इस पर आते हैं हम। सबसे पहले अगर हम देखें तो फाइनेंशियल रिलेशन या वित्तीय संबंध के मामले में हमारे यहां देखिए सबसे ज्यादा राज्य तीनों संबंधों के मामले में निर्भर हैं अगर, तो वित्तीय मामले में वो केंद्र पर निर्भर है। केंद्र का जो वित्तीय नियंत्रण है राज्यों पर वो सबसे ज्यादा है, फाइनेंशियल कंट्रोल सबसे ज्यादा रखा गया है, और ऐसा जरूरी भी था। हालांकि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम भी है, इसके कारण राज्य जो है वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाते, वो डिपेंड रहते हैं, हमेशा वो केंद्र पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आवश्यकता भी थी, तो उसके आधार पर जो है ये कार्य किया गया। अगर हम देखें यहां पर सबसे पहले वित्तीय संबंधों के निर्धारण में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर आते हैं, इसमें से कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं? तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में सबसे पहला है 275, वित्तीय संबंधों के निर्धारण में महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, फाइनेंशियल रिलेशंस के निर्धारण में इस पार्ट के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद उस पर आते हैं। तो 275 क्या कहता है? ये राज्यों को अनुदान देने की शक्ति प्रदान करता है, किसको? संघ को। ठीक है, संघ के द्वारा या केंद्र के द्वारा, ये मैं सामान्य शब्दों में आपको बता रहा हूं, संघ के द्वारा राज्यों को अनुदान या ग्रांट प्रदान किया जा सकता है, तथा दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा इसके लिए संघ द्वारा राज्यों को वर्गीकृत किया जा सकता है, क्लासिफाइड कैटेगरी में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे
सामान्य अनुदान वाले राज्य, विशेष अनुदान वाले राज्य। ठीक है, सामान्य अनुदान वाले राज्य या विशेष अनुदान वाले राज्य। ठीक है, तो आप सबसे पहली बात तो केंद्र राज्यों को अनुदान प्रदान कर सकता है, प्रदान किया जा सकता है, और इसके लिए राज्यों को वर्गीकृत कर सकता है, यानी शर्तें निर्धारित कर सकता है। अनुदान प्रदान करने के लिए शर्तें निर्धारित कर सकता है कि इन आधारों पर आप सामान्य अनुदान वाले राज्य हैं, इन आधारों पर आप विशेष अनुदान वाले राज्य हैं। ठीक, अब उसके लिए जनसंख्या, जीडीपी राज्य की, ठीक है, या फिर और भी तमाम तरह की परिस्थितियां, संसाधन, क्या निर्धारक तत्व हैं वो अलग बात है। वो कौन निर्धारित करेगा? संघ, केंद्र। और इसके आधार पर अभी जैसे सामान्य अनुदान वाले राज्य, सामान्य अनुदान वाले राज्य को 90% धनराशि अनुदान के रूप में मिलती है और 10% ऋण के रूप में मिलती है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश को अगर कोई भी राशि केंद्र से मिली इस कैटेगरी के अंतर्गत, आर्टिकल 275 के अंतर्गत, तो उत्तर प्रदेश को इस प्रकार की कोई भी राशि जो प्राप्त होगी, ठीक है, उस राशि में जो है, उस अमाउंट की अगर हम बात करें तो उस अमाउंट में जो है वो 10% लोन होगा, और 90% लोन होगा, 90% लोन होगा, ऋण होगा जो वापस करना होगा, और 10% ही क्या होगा? ग्रांट होगा, अनुदान होगा। लेकिन अगर कोई विशेष राज्य है, मणिपुर है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, अगर उस आधार पर वो स्पेशल स्टेट है, तो वो विशेष राज्य, विशेष अनुदान वाला राज्य है, उसे प्रदान की गई कुल धनराशि का 90% अनुदान है और सिर्फ 10% लोन है। ठीक है, तो ये कैटेगराइज करना, ये शर्तें निर्धारित करना किसके हाथ में है? संघ के हाथ में, केंद्र के हाथ में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो आपके सामने आया। ठीक, अब अगला आर्टिकल है यहां पर जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 285 जो आर्टिकल है वो कहता है कि केंद्र की संपत्ति को राज्य के करों से छूट प्राप्त होती है। केंद्र की संपत्ति को, प्रॉपर्टी को राज्य के करों से छूट प्राप्त होगी। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई अपने ऑफिस का एक भवन बनवाया, हाउस बनवाया, अब वहां पर कोई हाउस टैक्स नहीं होगा। हाउस टैक्स किसका है? राज्य का कर है। ठीक है, तो केंद्र की संपत्ति को राज्य का कोई भी कर होगा उससे छूट प्राप्त होगी। ये प्रोविजन कहीं ना कहीं के रखा गया, और ऐसा नहीं कि सिर्फ केंद्र के लिए रखा गया, सेम ऐसा ही अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 289। राज्य की संपत्ति को केंद्र या संघ के करों से छूट प्राप्त होगी। राज्य की संपत्ति को केंद्र के करों से छूट प्राप्त होगी, ये प्रोविजन जो है इसके अंतर्गत रखा गया। ठीक है, अब अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं। 292 292 में यह प्रावधान है कि केंद्र या संघ भारत की संचित निधि के आधार पर 292 केंद्र या संघ भारत की
संचित निधि, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि के आधार पर किसी देश या संगठन से ऋण प्राप्त कर सकती है। इसको आप समझिएगा। 292 ये कहता है, 292 ये कहता है कि संघ या केंद्र ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि के आधार पर, चाहे मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में विश्व बैंक से उधार लिया होगा, या फिर अमेरिका से लिया होगा, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया होगा, चाहे श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में वो ले रहे हैं, कोई भी सरकार जो ऋण प्राप्त करती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्योंकि सारा रेवेन्यू कहां जमा हो रहा है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो हमारी जो क्रेडिट है वो किस पर बेस्ड है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। इसके बिहाफ पर, जैसे आप कोई लोन लेने जाते हो तो कोई प्रॉपर्टी के बिहाफ पर होता है ना, तो हमारी सरकार की प्रॉपर्टी क्या है, भारत की संचित निधि। तो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बिहाफ पर हम किसी भी देश या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, उससे ऋण प्राप्त कर सकते हैं एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, अब सेम ऐसा ही कुछ राज्य के लिए है, लेकिन कुछ अलग है। 293 इस सेक्शन का अंतिम आर्टिकल। 293 अगला इंपॉर्टेंट है, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार भारत के राज्य क्षेत्र, इंडियन टेरिटरी, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी प्रकार का, अब मैं इसको शॉर्ट कट में लिख रहा हूं, ठीक है, किसी प्रकार का ऋण प्राप्त कर सकती है। ठीक, सबसे पहले बात क्या आ गई, भारत के राज्य क्षेत्र में, इंडियन टेरिटरी में किसी प्रकार का ऋण प्राप्त कर सकती है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बियॉन्ड टेरिटरी जा रही है तो, ठीक है, यदि भारत से बाहर से ऋण प्राप्त करना है तो केंद्र से अनुमति लेनी होगी। ठीक है, अब आप देखिए, ऐसा नहीं कि किसी राज्य सरकार को किसी देश से ऋण लेने पर रोक है, किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण लेने पर रोक है, लेकिन क्या कहा गया कि भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, उसे केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार भारत के राज्य क्षेत्र से, भारत की राज्य क्षेत्र की सीमा के अंदर किसी भी प्रकार का ऋण प्राप्त करे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो विदेश से ऋण कोई प्राप्त करना चाहती है तो उसके लिए उसे भारत से सरकार से या केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। ठीक, संघ या केंद्र को किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देख रहे हैं, ऐसा कुछ राज्य हो सकता है सोचें, कुछ लोग ये सोचें कि ऐसा क्यों किया गया। भाई, जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी से लोन ले सकती है तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट कॉन्सोलिडेटेड फंड, यानी राज्य की संचित निधि के आधार पर ये भी किसी से लोन ले सकते हैं। भाई, जैसे इनके पास भारत की संचित निधि, वैसे इनके पास राज्य की संचित निधि है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट ये किसी से भी लोन ले, क्या प्रॉब्लम है, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो या कंट्री हो। बट
सबसे बड़ी लालच कौन सी लालच होती है? अर्थ की लालच, पैसे की लालच। और ये संविधान बनाने वालों को अच्छी तरह से पता था, और इसीलिए उन्होंने देखिए कैसा वित्तीय नियंत्रण रखा। वित्तीय संबंध के अंदर यह नियंत्रण रखा कि स्टेट गवर्नमेंट बिना सेंट्रल की परमिशन के किसी कंट्री से या किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, किसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से लोन ना प्राप्त करे, उस ऑर्गेनाइजेशन के या कंट्री के प्रभाव में ना आए। मैं क्लासेस में भी बताता हूं, अगर ऐसा होता तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तमाम ऐसे स्टेट्स हैं, नागालैंड, तमाम ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर कुछ विदेशी प्रभाव आ सकता था, वो वहां पर उस स्टेट को डायरेक्ट देते और कहीं ना कहीं लालच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती। तो अब क्योंकि आपके पास जब ये हुआ कि आपके पास शक्ति ही नहीं है, आप इसके अंतर्गत बंधे हुए हो, तो आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये तो हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अब अगर हम केंद्र राज्य संबंधों की बात करें तो केंद्र राज्य संबंधों के निर्धारण में दो आयोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध के निर्धारण में दो आयोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक जिसको हम कहते हैं वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, और दूसरा नीति आयोग, नीति कमीशन या नीति आयोग। और एक पद बहुत महत्वपूर्ण है इनके निर्धारण में, जिसको हम कहते हैं कैग या सीएजी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या सीएजी। ठीक है, तो अगर हम कहें कि वित्तीय संबंधों के निर्धारक तत्व हैं, ये डिसाइडिंग फैक्टर हैं, निर्धारक तत्व हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। फाइनेंस कमीशन, नीति कमीशन और सीएजी। हालांकि ये टॉपिक वाइज हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे, ये और चीजों में भी आएंगे, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। हम कमीशंस की बात, अलग से एक चैप्टर आएगा कमीशन, महत्वपूर्ण आयोग एवं महत्वपूर्ण पद, तो उसमें इसकी बात आएगी। बट ब्रीफली मैं इस वित्तीय संबंध में इनका क्या रोल है, इसको ब्रीफली हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, अंडर आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है प्रत्येक 5 वर्ष पर। वित्त आयोग केंद्र व राज्य के बीच करों का वितरण करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, कि कुल करों का, टोटल टैक्स का कितना परसेंट राज्य को दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल वित्त आयोग की सलाह पर ही, 14 फाइनेंस कमीशन की सलाह पर ही प्रेजेंट टाइम टोटल टैक्स और रेवेन्यू का 42% हिस्सा राज्यों को दिया जा रहा है। कभी 28% हिस्सा राज्यों को दिया जाता था, 28% हिस्सा, आज 42%। क्यों? राज्यों ने डिमांड करी, राज्यों ने कहा हमारी हिस्सेदारी बढ़ाओ, आप नहीं बढ़ाओगे तो हमारे खर्चे, हमारा सिस्टम कैसे चलेगा। उसके निर्धारण के लिए, इसका मतलब कि सबसे पहला काम क्या है कि जो टोटल टैक्स और रेवेन्यू है उसका कितना हिस्सा राज्य को दिया जाए, कितना केंद्र को, यह निर्धारण करके दोनों के बीच वित्तीय सामंजस्य बनाने का काम करता है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, और राष्ट्रपति द्वारा गठित है। केंद्र, राष्ट्रपति का मतलब केंद्र द्वारा, तो पूरा प्रभाव किसका है? केंद्र का है। उसने कह दिया 42 तो 42, उसने बोल दिया 32 तो 32। राज्य चिल्लाते रहे, राज्य के चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। डिसाइड करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट देगा वहां पर, और उसके आधार पर राष्ट्रपति उसको तय करेंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन के रूप में है, लेकिन पावर्स जो है वो यहां पर इसकी जो है वो ये डिसीजन मेकिंग बॉडी की तरह नहीं है, एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइज करेगी और उसके आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट कार्य करती है। तो मैंने ब्रीफली ये बताया कि टैक्सेस का, हमारे
जो है संविधान की 7वीं अनुसूची में 7th शेड्यूल में टैक्सेस का बंटवारा किया गया है। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट में टैक्सेस दिए गए हैं। ये केंद्र का कर है, ये राज्य का कर है, ये दोनों के कर हो सकते हैं। ठीक है, अभी जब जीएसटी का प्रावधान किया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, तो सेंट्रल और स्टेट के कई सारे टैक्सेस को रिप्लेस किया गया और उसके अंतर्गत आया कि भाई इतने सारे टैक्सेस को रिप्लेस करके हम सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी लेकर आ रहे हैं। इतना परसेंट राज्य का, इतना परसेंट 50-50 करा गया। तो ये सब बातें जो भी आई, उसके बावजूद कहीं ना कहीं उन टैक्सेस के डिवीजन में अभी भी, आज भी वर्तमान स्थिति है कि टैक्स कलेक्शन का ज्यादातर भाग किसके पास आता है? केंद्र के पास आता है। और इसीलिए राज्य किस पर निर्भर होते हैं? केंद्र पर निर्भर होते हैं। और केंद्र की भूमिका वहां पर वित्त आयोग के रूप में आ जाती है, जब वो सलाह देता है कि भाई इसके आधार पर। अब अगर हम बात करें नीति आयोग की, नीति कमीशन, ये एक प्रकार से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में इसका कोई प्रोविजन नहीं है। एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हुए भी, क्योंकि सेंट्रल एजुकेटिव के द्वारा गठित एक बॉडी है जिसका चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित ये आयोग भारत के अधिकतर राज्यों की विभिन्न योजनाओं के लिए धन निर्धारित करने का काम करता है, उसकी सलाह देता है। एक प्रकार से ये कहीं ना कहीं इसकी जगह पे पहले जब योजना आयोग होता था तो उसको बोलते थे इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ इंडिया। तो आज की डेट में वो नीति आयोग उस भूमिका में है कि राज्यों को कौन सी योजनाओं के लिए, क्योंकि नीति आयोग का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक संरचना का विकास, सोशियो इकोनॉमिक उसका ऑब्जेक्टिव है। तो भाई सीधी सी बात है, उसके लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है कोई भी सपोर्ट करना है, स्टेट गवर्नमेंट्स को अगर किसी भी प्रकार की हेल्प करनी है, धन निर्गत करना है, रिलीज करना है, तो वो नीति आयोग की सलाह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और यहीं पर कहीं ना कहीं नीति आयोग के रूप में किसकी भूमिका हो गई? सेंट्रल की। क्योंकि नीति आयोग की अगर आप संरचना देखेंगे, उसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे, तो उस स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। पूरी तरह से कमांड किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और उसने सजेशन दिया, उसने डिसाइड किया, जिसके आधार पर राज्यों को धन प्रदान किया गया और वो पूरी तरह से उस पर डिपेंड होते हैं। अगर हम बात करें सीएजी की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति नियुक्त करता है अंडर आर्टिकल 148, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। और ये जो है अपॉइंटेड बाय राष्ट्र प्रेसिडेंट है, बट इसको हटाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है। ये एक प्रकार से स्टेट्स गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जितने भी सरकारी खर्चे हैं उन सब को वॉच करता है, उन सब की ऑडिट इसके अंडर में होती है। खर्चों की जिसका डिटेल वो किसको देता है? प्रेसिडेंट को, जिसके द्वारा वो संसद में रखा जाता है। तो एक प्रकार से इसको वॉच डॉग भी कहा जाता है। ये पूरे सिस्टम को, हमारे जितने भी सरकारी खर्च हैं, व्यय हैं, जो भी जिस प्रकार से भी हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो, उन सबको वॉच करने का काम करता है। और ये स्वायत्त निकाय के रूप में, एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम करता है। एक पद है लेकिन ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम करता है, किसी के अधीन नहीं है, क्योंकि इसको हटाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है और किसी के पास नहीं है। इसलिए एक प्रकार से ये वित्तीय संबंधों के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि किसी भी प्रकार के अपव्यय की जानकारी ये पार्लियामेंट को दे रहा है। और जो भी खर्च हो रहे हैं केंद्र के द्वारा या राज्य के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा, वो सही रूप से हो रहे हैं या नहीं, इसकी जानकारी देता है। तो आप देख रहे हैं, अगर हम देखें तो वित्तीय संबंधों के निर्धारण में फाइनेंशियल रिलेशन का जो निर्धारण है उसमें तमाम चीजें यहां पर महत्वपूर्ण थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम तीनों संबंधों की बात करें, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय, तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली
केंद्र अगर किसी मामले में दिखाई पड़ता है तो वित्तीय मामले में अधिकतर स्थितियां ऐसी आती हैं, कर में हिस्सा चाहिए तो राज्य केंद्र पर निर्भर है, योजनाओं के लिए पैसा चाहिए राज्य केंद्र पर निर्भर है, अनुदान चाहिए राज्य केंद्र पर निर्भर है, कोई विदेशी ऋण प्राप्त करना है राज्य केंद्र पर निर्भर है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पर यह दिखाई पड़ता है। और इसीलिए जो आयोग गठित हुए हैं, जो भी केंद्र और राज्य के संबंधों को निर्धारित करने के लिए कमीशंस गठित हुए हैं, ज्यादातर आयोगों ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए, संसाधनों का बंटवारा ऐसा होना चाहिए कि निर्भरता कम हो। और सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की है? राज्यों की आत्मनिर्भरता की जरूरत है, आत्मनिर्भर होने की बात है। आज देखिए आत्मनिर्भरता की बात आ रही है, बट वास्तविक रूप से चाहे कोई भी कमीशन रहा हो, उसने ये जरूर कहा कि राज्यों को जो है आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक जो है कहीं ना कहीं इन संबंधों में तनाव की स्थिति बनी रहेगी। तो इसलिए सरकार को, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, हमारी व्यवस्था को ये ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि आत्मनिर्भर बने। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी को 500 रुपए दे दिए, हमने किसी को अनाज दे दिया, फ्री में हमने अनाज दे दिया बिना काम का, तो वो आत्मनिर्भर नहीं बनेगा वो। बट सरकार ने कहा कि आप ऋण प्राप्त करो, लोन लो। तो कुछ लोगों ने कहा कि लोन ले रहे हैं, अरे हमें लोन दिया जा रहा है। अरे भाई लोन दिया जा रहा है, तुम्हें पता होगा कि तुम्हें वापस करना होगा। अगर तुम्हें अनुदान के रूप में दे दिया जाएगा, तुम जान जाओगे कि इसको वापस नहीं करना है, तो फिर क्या करोगे? फिर कभी सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाओगे। और जब ज्यादातर धनराशि लोन के रूप में दी जाएगी तो लोगों को यह एहसास होगा कि इसे हमें वापस करना है। उस धनराशि का ज्यादा से ज्यादा हम उपयोग करें, और उपयोग करके आत्मनिर्भर बनेंगे। जब हम सेल्फ डिपेंड बनेंगे तभी तो हम उसको वापस कर पाएंगे, और नहीं तो हम उसको वापस नहीं कर पाते। और अगर हम अनुदान के रूप में ही मानेंगे तो कहां से वापस कर पाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस बड़ी समस्या का जो निदान है, जो सलूशन है इस बड़ी समस्या का, ठीक है, वो किस आधार पर हो सकता है? वो यही कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। व्यक्ति ही नहीं, कोई संस्था ही नहीं, राज्यों के लिए भी आवश्यकता है, लेकिन ऐसी नीतियां बनानी होंगी कि निर्भरता कम हो और आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ सकें। यदि हम आत्मनिर्भर होंगे, निर्भरता केंद्र पर कम होगी, तो कहीं ना कहीं फिर केंद्र और राज्य के बीच जो तनाव की स्थिति बनती है वो कभी नहीं होगी। और तनाव की स्थिति ऐसी स्थितियों में ज्यादा बनती है जब केंद्र में और राज्य में जब विभिन्न अलग अलग दलों की सरकारें होती हैं, तो समस्या अधिक आती है। क्योंकि वहां पर कितना भी अनुदान दे दिया जाए उनको लगता है कम है, उनको लगता है पक्षपात हो रहा है। तो ये चीजें नहीं लगेंगी जब राज्य सेल्फ डिपेंड होंगे। कई अवसर आए हैं जब कुछ राज्यों ने यहां तक कहा कि हमें विशेष राज्य के अंतर्गत नहीं रहना है, हमें सामान्य राज्य के अंतर्गत रहना है, हम सेल्फ डिपेंड होकर, ये नहीं कि हमें आप इतना अनुदान दीजिए। ठीक है, तो बच्चों हमने जो केंद्र राज्य संबंध के बारे में आपसे डिस्कस किया है, इसकी आप समीक्षा करिएगा, इसका नोट्स बनाइएगा, और इसमें जो जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं उनको हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आपके टेस्ट के सिस्टम में शामिल होंगे, और आप जो है आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स अभी बचे हुए हैं, सो उन कुछ चैप्टर्स को हम जल्दी ही आपका कंप्लीट करेंगे। और अभी अब एक चीज़ और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि अभी कोरोना का जो इफ़ेक्ट है वो तमाम क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और अभी आपको ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। पहले से ज़्यादा अलर्ट होइए। आप जो है कहीं भी फालतू में बाहर ना निकलें, और ऑनलाइन माध्यम से अपनी स्टडी को आप करते रहिए, और जब ज़रूरत हो, जहां बहुत ज़रूरी है जाना है, तो मास्क का और प्रॉपर डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं वो आपके हित के लिए है, आपके अच्छे के लिए है, और किसी भी अननोन पर्सन से अभी आप दूरी बनाए रखें। नोन पर्सन से भी दूरी बनाइए, अननोन पर्सन से तो बिल्कुल से बनाए रखनी है। इन बातों का आप ध्यान रखिए, और आप अपनी
जो सब्जेक्ट्स हैं, अपने टेस्ट हैं, अपनी जो क्विज एक्टिविटीज़ हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करिए बच्चों। थैंक यू बच्चों।